बच्चों, आज की फिजिक्स के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो जो पिछले वीडियो में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम लोग को क्लास को बढ़ाते हैं और आगे क्लास को बढ़ाते हुए देखते हैं इसमें क्या टॉपिक है। हमारे पास यहाँ जो टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है वो है सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या होते हैं? जो सर्किट के हम लोग का सर्किट जो घर में होता है या सर्किट इलेक्ट्रिक करंट का पास करने का जो क्लोज कंटिन्यूस पाथ होता है उसे सर्किट कहते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का सर्किट है या जिस भी रास्ते से जिस भी पाथ से हमारा करंट पास कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अब उसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना यानी कि डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करने को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिख रहा है बारे में। An electric circuit comprises a cell or a battery, battery, plug key, electrical components and connecting wires। ये सबको मिलाकर के हम क्या कहते हैं? एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। हम देख सकते हैं हमारे पास भी इस फिगर में भी देखें तो इस फिगर में भी क्या इलेक्ट्रिक सर्किट दिख रहा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पर ये है, यहाँ कुछ चेंजिंग वोल्टेज है, ये अलग तरह का सर्किट है। यहाँ पर मान लीजिए एमीटर है और यहाँ पर हमारा एक की है। तो ये सारी चीज़ें, बीच में एक बल्ब हो सकती हैं, तो ये सारे हमारे सर्किट का एक पार्ट बनाती हैं। अब कुछ हमारे पास सिंबल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए वो सिंबल्स क्या हैं। सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम्स। तो इन सिंबल्स को आपको कॉपी में नोट करना है, कॉपी में बनाना है और उसे दिमाग में याद रखना है कि एक सेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो सेल का इस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। ए प्लस होता है बड़ा साइड वाला और छोटा साइड वाला को माइनस रखते हैं। बैटरी, तो सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। तो बैटरी के लिए भी बहुत सारे इस तरह के सेल हो जाएंगे। बहुत सारे सेल जब एक साथ रहेंगे तो उसे बैटरी कहेंगे। एक तरफ प्लस बड़ी तरफ वाला और छोटी तरफ वाला माइनस। उसके बाद प्लग की, तो की हमारे पास दो तरह के होंगे। यदि एक की इस तरह से बना हुआ है, डॉट नहीं है बीच में, तो इसका मतलब है ये ओपन है, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्विच ऑफ। तो ये ओपन है, स्विच ऑफ है। यदि हम लोग का बीच में एक डॉट बना हुआ है तो बीच में डॉट बने रहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारा क्लोज्ड सर्किट है, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो रहा है, करंट पास कर रहा है, यानी स्विच ऑन है, ठीक है। वायर डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जॉइंट वायर है, दो वायर एक जगह पर जॉइंट किया गया है। वायर एक दूसरे से क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो वायर क्रॉस कर रहे हैं लेकिन वे एक दूसरे से जॉइंट नहीं है, ठीक है। बस वे सिंपली क्रॉस कर रहे हैं, एक से दूसरे का करंट का कोई कनेक्शन नहीं है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, जनरली हम ये यूज़ करते हैं। ये रेजिस्टेंस का हो गया, ऐसे ये रेजिस्टेंस का है। इसके बाद रेजिस्टेंस जो होते हैं वो फिक्स्ड रेजिस्टेंस रहेगा तो इसको यूज़ करेंगे, और वेरिएबल रेजिस्टेंस रहेगा तो इसे हम ऐसे यूज़ करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस को। अब इसमें लिखा है कि रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो रजिस्टर जो होता है जिसका रेजिस्टेंस हो, उसे जो वैसे इम्प्लीमेंट्स हैं उनको हम रजिस्टर्स कहेंगे। तो रेजिस्टेंस सभी के साथ हो सकता है। तो इलेक्ट्रिकल जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो अप्लायंसेस हैं जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर अप्लायंसेस को रिप्रेजेंट न करके उसके रेजिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने सर्किट में। वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट यहाँ पर है, यानी कि रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है,
ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग यूज़ करते हैं जो किसी भी सर्किट में, ताकि हम करंट के अमाउंट जो पास कर रहा उसको हम चेंज कर सकें। आमीटर, ये आमीटर है, तो आमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट मीटर को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन को हम लोग देख सकते हैं कि क्या है। डेफिनेशन है वेरिएबल रेजिस्टर का, या रेजिस्टेंस कहेंगे, जिसे रियोस्टेट भी कहते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इट इज़ अप्लाइड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर एडजस्टिंग सर्कम रेजिस्टेंसेस टू कंट्रोल वोल्टेज और करंट। यदि हम रेजिस्टेंस को चेंज करें तो वोल्टेज और करंट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, वोल्टेज को हमें चेंज नहीं करना पड़ता है, इसमें ध्यान रखना है। लेकिन विदाउट चेंजिंग वोल्टेज, यदि हमें करंट को कंट्रोल करना है, वोल्टेज सेम रखना है, यानी कि जो भी बैटरी कॉम्बिनेशन है उसको सेम रखना है, और करंट को यदि हमें कंट्रोल करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है, तो हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस को ही चेंज करेंगे। तो इसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं। दैट सर्किट और पार्ट ऑफ द सर्किट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरीड। कैसे वेरी किया जाता है? बाय स्लाइडिंग अ वाइपर कॉन्टैक्ट एलोंग अ रेजिस्टेंस ट्रैक। तो उस फिगर में भी देख सकते हैं, वो जो सिंबल है उसमें भी एक स्लाइडिंग चीज़ आपको दिखाया गया है। तो भाई स्लाइडिंग अ वाइपर कॉन्टैक्ट एलोंग अ रेजिस्टेंस ट्रैक। तो इतना बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो इसके बाद की चीज़ों को देखते हैं। इसके बाद का जो हमारा कंसेप्ट है वो ओम्स लॉ के बारे में बता रहा। ये देखिए ओम्स लॉ क्या है, इस चीज़ के बारे में बता रहा। ओम्स लॉ बेसिकली हमें एक रिलेशनशिप देता है, और रिलेशनशिप किसके बीच में आता है? वो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच का रिलेशनशिप है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यानी कि यदि हम लोग ओम्स लॉ की बात करें तो टेम्परेचर यदि कांस्टेंट रखा जाए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ध्यान रखना है बच्चों कि टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ओम्स लॉ डिस्क्राइब करता है, उसको ओम्स लॉ बताता है। देखते हैं क्या है। इन 1827 अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट I एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। तो उन्होंने क्या बताया उसको देखते हैं। ये स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि जो हम यहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं या बैटरी से जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, करंट जो इस हमारे वायर में फ्लो कर रहा है, इस करंट और इस वोल्टेज V के बीच में एक रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यदि हम लोग वोल्टेज बढ़ा देते हैं, सेल की संख्या बढ़ाते हैं, सेल का नंबर बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो करंट फ्लो रहा है I, वो करंट भी हमारा चेंज हो जाएगा। यदि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो करंट भी हमारा क्या होगा? वो भी इंक्रीज होगा, हमारा करंट भी इंक्रीज होगा। और वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी हमारा डिक्रीज होगा। और ये किस तरह से डिक्रीज होगा? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, यानी कि ए जिस अमाउंट में इंक्रीज करेंगे, जिस रेशियो में, ए भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। दोनों की इंक्रीज का रेशियो सेम रहेगा, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप फिगर को देख सकते हैं कि इस फिगर में क्या दिखाया गया है। इस फिगर में देख सकते हैं कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में 0.1 है सपोज कीजिए यहाँ पर, और 0.2 बढ़ा रहे हैं तो ये यहाँ पर आ रहा है। 0.8 का जब केस है तो ये इतना है।
यानी कि ये जो रेशियो, ये जितने इंक्रीज का एज हो जा रहा है, ये सेम इंक्रीज का जा रहा है। यानी यहाँ डिफरेंस जितना है यहाँ भी डिफरेंस उतना ही है, सेम डिफरेंस है। यानी कि ये सेम डिफरेंस दोनों साइड क्या बताता है कि जिस रेशियो में इस हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में हमारा करंट बढ़ता है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो सेम रहता है। ठीक है, लेकिन जब रिलेशनशिप बताया ओम्स ने, तो उस केस में हमारा एक्चुअल में करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर। रिलेशनशिप तो ये है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। लेकिन जब उन्होंने डेरिवेशन किया तो इसको हम उल्टे फॉर्म में भी कह सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं है। हम कह सकते हैं कि और उल्टे रूप में उन्होंने लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, यानी कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब हम इसे लिखते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये है कि V इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट देना होगा। यदि हम इस साइन को हटाना चाहते हैं, यदि हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना चाहते हैं तो एक कांस्टेंट देना होगा, और वो कांस्टेंट को हम मान लेते हैं यहाँ पर R है। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम K मान लें। यहाँ पर एक्चुअल में ये R होता है तो K ना मानेंगे। ऐसे जनरली किसी भी के लिए भी रूल याद रखना कि यदि प्रोपोर्शनल साइन है दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा, तो यदि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हटाने के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट को बोलते हैं R, रेजिस्टेंस R। तो यहाँ से पता चलता है कि यदि V बाई I करें तो उस केस में हमारे पास A इक्वल में आता है R। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है कि V बाई I इक्वल में क्या होता है, A होता है R। यहाँ से क्या पता चल रहा कि V बाई I इक्वल R एक कांस्टेंट है, तो यानी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी किसी सर्किट में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम नोटिस करें तो वोल्टेज और I का, करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ये रेशियो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। तो ये रेशियो कांस्टेंट होगा, यानी कि वोल्टेज के बढ़ाने पर जो करंट के बढ़ने का रेट है वो रेट हमेशा एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो वायर है उसका अपना एक नेचर है, वो बढ़ने नहीं देता है, उसी रेशियो में बढ़ने देता है। जिस रेशियो में वोल्टेज बढ़ाएं उसी रेशियो में वो करंट को बढ़ने देता है, एक वायर का नेचर है। तो वायर के इस नेचर को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये जो कांस्टेंट चीज़ है, ये कांस्टेंट चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वही इस रेशियो को कांस्टेंट रखता है। तो कांस्टेंट चीज़ क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। वायर की अपनी प्रॉपर्टी है कि वो करंट फ्लो कितना करने देगा, जिस रेशियो में हम वोल्टेज देंगे उसी रेशियो में करने देगा। तो वायर की इस प्रॉपर्टी को जो इसे कांस्टेंट बनाए रखता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस R। तो यहाँ आप देखते हैं कि V बाई I रेशियो कांस्टेंट है जिसे हम R कहते हैं। तो यहाँ से चूंकि V बाई I हमारा R है, तो यहाँ से निकाला जा सकता है कि V बराबर क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो V इक्वल IR। इस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल करंट I मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस R। या आप ये भी कह सकते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर, यदि आप I का निकालना चाहते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R। तो जिस फॉर्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यदि वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V बराबर IR, करंट निकालना है I बराबर V बाई R। इन चीज़ों को दिमाग में रखेंगे। देखते हैं यहाँ NCERT क्या कहता है। R is a constant for the given metallic wire at a given temperature and is called its resistance. It is the property of conductor to resist the flow of charge.
तो ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, मैंने बताया था कि ये वायर की अपनी प्रॉपर्टी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, करंट के स्मूथ फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी है। एक करंट को फ्लो को कितना रोक पाएगा, ये वो जो प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, और ये इस V बाई आई के रेशियो के रूप में हमें मिल जाता है। ठीक है, यदि वो ज़्यादा रोक पाएगा तो V बढ़ाने पर जो पोटेंशियल, ये जो करंट बढ़ेगा वो भी उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा। V हम बढ़ाएंगे ज़्यादा लेकिन करंट हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो इस रेशियो रूप में हम इसको समझते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं उस कंसेप्ट को आपको डील करता हूँ। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। तो ये चार्जेस के फ्लो को, अपने कंडक्टर अपने से होकर के चार्जेस के फ्लो को रोकता है। इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसका ये एसआई यूनिट क्या है, ओम है, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओम है, पढ़ते हैं OHM, ओम, और ये इसका सिंबल है रिप्रेजेंट करने का एसआई यूनिट। यानी कि यदि आपके पास रेजिस्टेंस 5 है तो आप इसे 5 ओम लिखेंगे, 10 है तो इसे आप 10 ओम लिखेंगे। इस तरह से आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं बता रहा था जिस कंसेप्ट को, वहाँ आते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास दो नंबर हैं, एक है 2/3 और एक है 4/3। अब आप बताइए कि 2/3 और 4/3 में बड़ा कौन है। इन दोनों में बड़ा जो है वो 4/3 है। तो 4/3 बड़ा होने के कारण, एक मिनट, 4/3 बड़ा है 2/3 से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये V बाई आई का रेशियो है हमारा, एक में 2/3 आया है और दूसरे में V1 बाई I1 है हमारा रेशियो, और दूसरा रेशियो V2 बाई I2 है। एक 4/3 रेशियो आया है, दो अलग अलग वायर में हम लोग करंट प्रोवाइड करा रहे हैं तो आया है ये रेशियो। ठीक है, तो इस केस में आप बताएंगे कि दोनों में रेशियो जब 4/3 बड़ा है, इसका मतलब है कि ये सेकंड वाले केस में हमारे पास रेजिस्टेंस बड़ा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बड़ा है तो आप क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का असर क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज देने पर भी करंट को नहीं बढ़ा पा रहा, रेजिस्ट ज़्यादा कर रहा। 4/3 का मतलब क्या है कि 2/3 से कंपैरिजन में ज़्यादा वोल्टेज दिए हैं, फिर भी क्या है, हमारा करंट 3 का 3 ही है। यहाँ कम वोल्टेज दिए हैं फिर भी उतना करंट फ्लो करा रहा, तो रेजिस्ट कर रहा है करंट को। ये कांस्टेंट हमें उस रेजिस्ट को करने की प्रॉपर्टी को बताता है। यहाँ ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा, तो यानी कि ये R1 हमारा हो जाएगा, ये R1 इक्वल, ये R2 इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि R2 जो है वो R1 से बड़ा है, ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा, ज़्यादा वोल्टेज देने पर भी करंट वैसा फ्लो नहीं कर रहा उसके प्रोपोर्शनल में। चलिए इस बात को समझ गए हम, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि VI ग्राफ फॉर अ नाइक्रोम, अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट as the current through a wire increases, potential difference across the wire linearly increases। तो स्ट्रेट लाइन मिलता है V और I के बीच का ग्राफ याद रखना है। अब इस ग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं कि ग्राफ कितने तरह में हो सकते हैं। बच्चों ये ग्राफ जो हो सकता है, ये दो तरह का ग्राफ हो सकता है। पहला जो ग्राफ हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ग्राफ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ग्राफ V और I के बीच का है, जो कि ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस V को Y एक्सिस पर रखें, ये Y एक्सिस है हमारा, और X एक्सिस पर रख दें, किसे, X एक्सिस पर रख देते हैं करंट को,
तो उस केस में जब हम लोग इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप रेशियो देगा, तो इसका स्लोप जब मान लीजिए किसी पॉइंट के बीच में निकालेंगे, ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो स्लोप बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये थीटा है सपोज कीजिए, तो स्लोप हमारा क्या देता है, स्लोप बराबर होता है टेन थीटा। तो स्लोप हमारा टेन थीटा होता है, आपको याद रखना है। तो स्लोप टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो ये हमारा पी है और ये हमारा बी है। तो पी बाय बी टेन थीटा होता है, तो पी हमारा भी है और बी जो है वो आई है, तो ये भी बाई आई मिलता है। और भी बाई आई हमारा क्या होता है, आपको पता है कि रेजिस्टेंस आर होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यदि हम लोग प्लॉट इस तरह से करें कि वी को रखें वाई एक्सिस पर और आई को रखें, करंट को रखें एक्स एक्सिस पर, तो जो स्लोप हमें मिलेगा उस ग्राफ का, उस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू देगा। ठीक है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस प्लॉटिंग को हटा देते हैं, दूसरा करते हैं। सपोज कीजिए कि हम एक्स एक्सिस पर कर दें वी को और वाई एक्सिस पर कर दें आई को। तो ये जो हमें ग्राफ है, इस ग्राफ का जो स्लोप मिलेगा टेन थीटा से, ये स्लोप हमें यहाँ देगा आई और यहाँ देगा वी, यानी कि ये पी है और ये बी है। तो स्लोप जब हम यहाँ निकालेंगे तो स्लोप हमें क्या देगा, स्लोप एम बराबर आई बाई वी देगा, टेन थीटा यानी आई बाई वी। तो आई बाई वी क्या होगा, वन बाई आर, ये रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि वी बाई आई आर होता है, तो आई बाई वी इसका रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यदि करंट को हम लोग वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को एक्स एक्सिस पर, तो उस केस में ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब वी को करेंगे वाई एक्सिस पर, और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब वी को करेंगे एक्स एक्सिस पर। याद रखना है, भी वाई एक्सिस पर रहेगा, तो क्या मिलेगा, ये हमें रेजिस्टेंस आर देगा। जब भी हमारा एक्स एक्सिस पर रहेगा तो क्या देगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा। इन बातों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इस ओम्स लॉ को बताते समय एक चीज़ बताया गया है कि टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर के कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है, टेम्परेचर को हम क्यों कांस्टेंट रखेंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर को सेम रखना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। क्योंकि टेम्परेचर के साथ आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग हैं उनके काइनेटिक एनर्जी चेंज होते हैं और उनके आपस में टकराने का जो प्रॉपर्टी होता है वो चेंज होता है। इसके लिए आपको समझना होगा कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। तो जब रेजिस्टेंस को अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि टेम्परेचर जो है वो उस वायर की जो प्रॉपर्टी है स्मूथ फ्लो नहीं कराने की, यानी कि स्मूथ फ्लो को रोकने की, यानी रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकता है। जब वो चेंज हो जाएगा तो वी बाई आई का रेशियो भी चेंज हो जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आर अलग हो गया, चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के साथ, तो कांस्टेंट भी चेंज नहीं रहेगा। क्लियर है मेरी बात। तो वो क्यों होता है ऐसा, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, इसको आपको समझने के लिए समझना होगा इस रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को। तो चलिए हम लोग रेजिस्टेंस को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको रेजिस्टेंस को समझा रहा हूँ थोड़ा सा और डिटेल में। ऐसे अब तक तो हम लोग भी बहुत कुछ समझा है हमने रेजिस्टेंस के बारे में, और थोड़े से मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, डिटेल में जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होता है इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस जो है वो वायर की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के स्मूथ फ्लो को रोकती है। यहाँ तक तो बात तो क्लियर है। अब ये क्यों रोकती है, करंट के स्मूथ फ्लो को क्यों रोकती है, तो इसको समझना होगा कि वो क्यों रोकती है।
स्मूथ फ्लो को। करंट किससे बनता है बच्चों? करंट क्या है? करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो है। किसी वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ही हम उसे बैटरी से जोड़ते हैं, यानी उसको एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसको फोर्स देते हैं जो वायर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वायर के ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो करने लगते हैं। ये करंट बनाता है, यही तो है करंट। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो वे रास्ते में उन्हें अदर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, अदर न्यूक्लियस मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे, उनसे वो टकराएंगे। मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं रास्ते में, स्पीड मूव नहीं कर सकते हैं, तो वे टकराएंगे और इसके कारण उनके स्मूथ फ्लो पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। बातें समझ में आ रही हैं? तो स्मूथ फ्लो नहीं होने देंगे। तो ये टकराहट, ये जो दिलों की टकराहट है, वो जितने ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस हमारा उतना ज़्यादा होगा। ठीक है? तो यानी कि ये जो कोलिजन ऑफ फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स टू अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द वे एंड एटम्स, अदर एटम्स ऑन द वे कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन टू इट्स स्मूथ फ्लो। ठीक है? स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है? तो जब टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है, से टेम्परेचर के इंक्रीज का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग है। ठीक है? यानी जो हम लोग बात करते हैं कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सभी के लिए अलग अलग चीज़ें। फिर भी इन जनरल हम मेटल्स की जो बात कर रहे हैं तो एक छोटे स्केल में, शुरुआती स्केल की हम बात करेंगे। बाद में क्या होता है उसको हम लोग नहीं जानेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट, क्योंकि क्लास 10th में टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ना नहीं है डिटेल में। तो हम ये जानते हैं अमूमन कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेटल्स का, यानी कंडक्टर्स का, जो जनरल कंडक्टर्स हमारे पास हैं, उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, वो भी बढ़ता है। टेम्परेचर की इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टेंस में भी हमारा इंक्रीज होता है अप टू अ सर्टेन लेवल। आफ्टर दैट आपको वो नहीं समझना, आफ्टर दैट वो कांस्टेंट हो जाता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन आफ्टर डिक्लाइनिंग हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं समझनी है, अभी समझनी है कि टू अ सर्टेन लेवल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो क्यों इंक्रीज करेगा? ये इसलिए इंक्रीज करेगा कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बच्चों जो फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वायर में फ्लो कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनका स्पीड भी बढ़ेगा, तो कोलिजन भी और ज़्यादा होगा ना। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगे पर सेकेंड वो बढ़ेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। इसलिए कोलिजन्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उनके स्मूथ फ्लो की क्षमता जो होगी, स्मूथ फ्लो को रोकने की, ज़्यादा रोकने की क्षमता बढ़ जाएगी। वायर की स्मूथ फ्लो नहीं होने देगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं 1 ओम को, कि 1 ओम क्या हो सकता है। रेजिस्टेंस का ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R बराबर हमारे पास क्या है, V/I। तो यदि 1 ओम रखना है हमें R को, तो यहाँ 1V रखना होगा और करंट को 1 एम्पियर रखना होगा। क्लियर है? तो 1 ओम बराबर 1V डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर, ऐसा हमको रखना होगा। तो इस चीज़ को देख सकते हैं, 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है कि यदि रेजिस्टेंस 1 ओम रखना है तो क्या करना होगा, हमें ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि जो सेल या बैटरी जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है वो कितना करना चाहिए, 1 वोल्ट का करना चाहिए, और उसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होना चाहिए, 1 एम्पियर का। तो 1 ओम कहते हैं। इस डेफिनेशन को देख सकते हैं कि इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस
across the two ends of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm. क्लियर है? इस डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लेंगे और इस डेफिनेशन को 1 ओम का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। अब यहाँ पर एनसीईआरटी की इस लाइन को देखते हैं। इट इज ए 12.7 इस इक्वेशन को देखते हैं। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट द करेंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि I इक्वल V/R है, ठीक है। तो यानी कि यदि हम वोल्टेज को, जो V हमारा वोल्टेज है, उसको कांस्टेंट रखें, यानी कि सेल को चेंज ना करें, तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएं घटाएं और करंट को देखें बढ़ाएं घटाएं, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस वाली बात हो रही है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने बताया था ना कि रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज को सेम रख रहे हैं, बैटरी को सेम रख रहे हैं, तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो करंट जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। यदि V को कांस्टेंट रखें, इस पार्ट को कांस्टेंट रखें, सेल सेम रखें, वोल्टेज सेम रखें, तो रेजिस्टेंस को बढ़ने से I का क्या होगा? रिलेशन इनवर्स रिलेशन होगा। यानी कि यदि रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं बच्चों तो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डिक्रीजेस। इफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। सिंपली इनवर्स रिलेशनशिप होगा। तो इसका मतलब है कि यदि हम लोग रेजिस्टेंस को डबल कर दें तो करंट कितना हो जाएगा बच्चों? इनवर्स रिलेशन में हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में एक लाइन लिखा है कि अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। In an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वो उसका एक रियोस्टेट, उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी तरह के हो सकते हैं, उन सारे को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस को चेंज करें, लेकिन रियोस्टेट एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई एक्सपेरिमेंट लिख लेते हैं। ये एक्टिव ओम्स लॉ के स्टार्टिंग में दिया हुआ। एक्टिविटी क्या कहता है कि इस देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट। तो इस रिलेशनशिप को बताने के लिए एक्टिविटी दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, जो ओम्स लॉ है उसको बताने के लिए दिया गया है। तो इस एक्टिविटी को आप लोग पढ़िए और देखेंगे कि ये जो नंबर ऑफ सेल्स हम लोग सर्किट में यूज़ कर रहे हैं और करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर, जो हमारा बल्ब है, नाइक्रोम वायर के थ्रू करंट जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इन सभी को मेजर करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स जब एक 1 यूज़ करते हैं तो एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस समय कितना करंट फ्लो कर रहा, और ये जो V/I का रेशियो है उसको मेजर करके लिखते हैं। 2 है तो उस केस में क्या है, 3 है उस केस में क्या है, और हम इस दौरान जो वायर हमारा है नाइक्रोम वायर, शिम को लेते हैं, वायर को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसी वायर को रख रहे हैं। हमारा जो सर्किट में जो वायर है वो शिम वायर है। तो इस वायर की एक प्रॉपर्टी पता चलेगी कि ये V/I का रेशियो हमेशा जो है वो कांस्टेंट आ रहा। इस वायर की प्रॉपर्टी को देगा, यहाँ रेशियो कांस्टेंट आ रहा। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। हमारे इस नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो एक्टिविटी है 2.2 एक इसके बारे में है। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग आप लोग पढ़ेंगे अच्छी तरह से और उसको देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
अब सारे चीज़ों को कराना कोई ज़रूरी नहीं है, खुद अपने से भी कुछ चीज़ों को देखना है। इसका जो कंक्लूजन है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द करेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स। व्हाई डू दे डिफर? Current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for the flow of electric current while the others resist the flow. तो ये अलग तरह के अलग अलग वायर लेंगे, यदि हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स लेंगे तो उस केस में हमारा जो देखेंगे कि सर्टेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ईजिली करने देते हैं, जबकि दूसरे जो होते हैं उसके फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, थोड़े बाधा उत्पन्न करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, अपना अपना उसका प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझेंगे। इसको देखते हैं यहाँ से। वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an electric circuit constitute an electric current. The electrons, however, are not completely free to move within a conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance. A component of a given size that offers a low resistance is a good conductor. A conductor having some appreciable resistance is called a resistor. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने बताया कि यदि करंट क्या है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, और उस इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्मूथली नहीं होगा क्योंकि रास्ते में एटम्स मिलेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, उनसे कोलिजन होगा। तो यदि इसमें एक चीज़ याद रखना, कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज के बारे में बात करें, गिवन साइज ऑफर्स लो रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर किसे कहेंगे? जिसका रेजिस्टेंस कम हो, लेकिन कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज। क्यों गिवन साइज कहा है? जब हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझना है। ठीक है, समझ में आ गया इस चीज़ों को। रेजिस्टर किसे कहते हैं? तो यदि किसी कंडक्टर का अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है तो उसे हम लोग रेजिस्टर कहते हैं। ठीक है, कुछ अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टर कहलाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप यूज कर रहे हैं वो सारे क्या हैं? रेजिस्टर्स। क्लियर है? क्योंकि उनका अपना एक अप्रिशिएबल नोटिसेबल उनका रेजिस्टेंस है। ठीक है, पुअर कंडक्टर किसे कहेंगे? जिसका हायर रेजिस्टेंस होगा पुअर कंडक्टर कहलाएंगे, लोअर रेजिस्टेंस होगा, कम रेजिस्टेंस होगा, गुड कंडक्टर कहलाएंगे। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास में हम यहीं तक देखते हैं। इसके बाद फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, और इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो उन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर हमें ये जो मैंने यहाँ कहा कि ये साइज़ का क्या लफड़ा है, लोचा है, यहाँ भी साइज़ लिखा है, कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज़ यहाँ भी लिखा है, कंडक्टर केस में, इंसुलेटर केस में, दोनों केस में लिखा है। तो ये इससे रिलेटेड है, यहाँ हमें क्लियर होगा। तो चलिए ठीक है, ओके, टाटा बाय। और आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। आई होप किसी तरह का प्रॉब्लम होने पर व्हाट्सएप में आपका ग्रुप बना हुआ है, तो उस व्हाट्सएप के ग्रुप पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं, जिसे मैं सॉल्व करके आपको दे दूँगा। ठीक है, बाय।